अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एंजिन अल्तान अर्तुगरुल गाजी का नया ड्रामा बारबरूसा के हर जगह चर्चे हैं। ऐसे में आज हम आपको खैरुद्दीन बारबरूसा की मुकम्मल बायोग्राफी बताएंगे। नाज़रीन कराम, खैरुद्दीन पाशा मुस्लिम बहरी तारीख के एक बेहतरीन अमीरुल बहर गुजरे हैं, जिनकी ज़ात से बहुत से कारनामे वाबस्ता हैं। बदकिस्मती से उनके कारनामों और मुअर्रिखों के बारे में उर्दू में बहुत कम मवाद दस्तयाब है, इसलिए आज हमने कोशिश की है कि मवाद इकट्ठा करके आप सबके लिए एक तफसीली वीडियो बनाएं। खैरुद्दीन बारबरूसा एक तुर्क कज़ाक था जो बाद अज़ां सुल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का कमांडर मुकर्रर हुआ और कई सालों तक बहिरे रूम में अपनी ताकत की धाक बिठाए रखी। उससे पूरा बहरिया रूम डरता था। वो यूनान के जजीरे मडेली में पैदा हुआ। उसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। उसका असल नाम खज़र याकूब ओगलू था। खैरुद्दीन का लक़ब उसे अजीम उस्मानी फरमारवा सुल्तान अल क़ानूनी ने दिया। ये वही सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी हैं जिन पर मेरा सुल्तान ड्रामा बनाया गया है, जिसमें तारीख़ नहीं सिर्फ फिक्शन दिखाई गई है। बारबरूसा का नाम उसने अपने बड़े भाई बाबा उरूज से हासिल किया। बाबा उरूज सकूते गरनाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकाले गए मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका पहुंचाते थे। मुसलमानों के साथ उनका सलूक इतना अच्छा था कि वो उनमें बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो गए और यहीं बाबा उरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में बिगड़कर बारबरूसा बन गया। 1518 ईस्वी में मकामी रहनुमा की गद्दारी के बाद हिस्पानवी अफवाज के खिलाफ जंग लड़ते हुए बाबा उरूज हलाक हो गए। उस वक़्त उनकी उम्र 55 साल थी। भाई के मारे जाने के बाद खैरुद्दीन पाशा ने उसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका लाता रहा। इस तरह उसे स्पेन के मुसलमानों की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल हो गई। उसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जे की कोशिश करने वाले स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। 1529 में उसने एक साहिली जजीरे पर हिस्पानवी किले पर भी कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रिया डोरिया ने बारबरूसा को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बारबरूसा के बहरी बेड़े पर आने से कबल ही डरकर फरार हो गया। खैरुद्दीन बतौर एडमिरल पाशा 1532 में सुल्तान आज़म ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए बारबरूसा को इस्तांबुल बुलाया और बारबरूसा को बहिरे रूम का एडमिरल पाशा और शुमाली अफ्रीका का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान उसके सुपुर्द कर दी। बारबरूसा ने सबसे पहले जनूबी इटली के साहिलों पर हमले किए और 1534 में त्यूनिस पर कब्जा कर लिया और हिफ्जी सुल्तान मौलाए हसन फरार हो गया। मौलाए हसन ने अपनी सल्तनत वापस हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजुम से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की एक अजीम फौज ने 1535 में बोने और महमेदिया समेत त्यूनिस बारबरूसा से छीन लिया। अगले साल बारबरूसा ने कासल नोवो भी छीन लिया, जिसे उन्होंने जंग पर यवीज़ा के बाद तुर्कों से हासिल कर लिया था। उसने बहिरे आयूनियन में ईसाइयों के बाकी मानदा ठिकानों का भी खात्मा कर दिया। बिलाखिर वेनस ने अमन मुआहिदे की दरख्वास्त दी, जिसके बाद 1540 में सुल्तान सुलेमान और वेनस के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए। अक्टूबर 1541 में चार्ल्स पंजुम ने अल जजीरा का मुहासरा करके मगरबी बहिरे रूम में हिस्पानवी और ईसाई बहरी बेड़े को लाहक खतरात का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन एक ज़बरदस्त समंदरी तूफ़ान के बास उसे साहिल पर उतरने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। ताहम ज़मीन पर लड़ी गई गैर फैसला कुन जंग के बाद चार्ल्स ने नाउमीद होकर फ़ौज वापस बुला ली। यूरोप के मुत्तहिदा बहरी बेड़े को शिकस्त 1537 में लुत्फ़ी पाशा और बारबरूसा ने जज़ायर आयूनियन और जनूबी इटली के खिलाफ एक ज़बरदस्त फ़ौज की क़यादत की और बारबरूसा ने सल्तनत वेनस से कोरफूर छीन लिया, जिस पर फरवरी 1538 में पॉप पॉल सुइम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पापाए रोम, स्पेन, रूमी सल्तनत, वेनस और माल्टा की अफवाज शामिल थी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सितंबर
1538 میں باربروسا نے جنگ پریویزا میں اس مشترکہ عیسائی فوج کو اپنے جذبے سے شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سالوں تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ بحیرہ روم میں نئی مہمات۔ 1543 میں باربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جینوا پر حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترگت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ترگت 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جینوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل عزیز احباب آپ کو یاد کراتے چلے کہ خیر الدین باربروسا کی دیگر ویڈیوز اور دیگر اسلامی سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلطان سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ باربروسا 1544 عیسوی میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامع استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ انتقال۔ خیر الدین پاشا باربروسا کا انتقال 1546 عیسوی میں استنبول میں آبنائے فاسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے فاسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی جانب سلامی دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اسلام کی مکمل تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔